आज हम लोगों ने स्टडी करना है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, लेकिन कब? केस कौन सा है? केस सेकंड, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन बॉडी मूव ऑन inclined plane in upward direction, ठीक है। तो आ जाओ तो देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन बॉडी मूव्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। कि ये मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन होगा, ठीक है, उसमें बॉडी ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रही होगी, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई फ्रिक्शन भी आ रही होगी, क्योंकि जब भी बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पे चलने लगती है तो कौन सी फोर्स आती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो आती ही है। तो हम लोगों ने देखना है कि जब बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेन में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी और इसका मोशन अगर कैसा होगा? विदाउट एन एक्सेलरेशन, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर ये मूव कर रही है, उस समय क्या वर्क डन आ रहा है? कुछ तो काम करना पड़ रहा होगा हमें अगेंस्ट द फ्रिक्शन, है ना भाई। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो भाई कितना आसान होता है चीजों को मूव करना, है ना। बट फ्रिक्शन है तो तुम्हें कुछ काम करना पड़ रहा है, ठीक है, तुम्हें कुछ काम करना पड़ रहा है उस चीज को ऊपर पहुंचाने के लिए, है ना। वो वर्क डन कितना करना पड़ रहा है तुम्हें अगेंस्ट द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन के अगेंस्ट ही तो काम कर रहे हो तुम, तभी तो हमें, नहीं तो ऐसे सपोज करो एक बॉडी उसको मूव करना है, फ्रिक्शन ही नहीं होगी तो तुम क्या मूव उसको थोड़ा सा पुश करोगे, कहीं जाएगी। लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? कॉन्स्टेंटली उस पर एक फोर्स लगानी पड़ती है, अप्लाई करनी पड़ती है एक फोर्स, और ये फोर्स जो होती है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होती है अगर क्या हो? अगर बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, ठीक है, एक्सेलरेट ना करे। तो वही उसी तरह का सिनेरियो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सपोज करते हैं हमारे पास इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है जी, ये मैंने मान लिया मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक, ये आ गया इंक्लाइंड प्लेन, और इस इंक्लाइंड प्लेन का कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, मान लो ये थीटा, दिस द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसको एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं, है ना। तो जो बनाया वही वहां पे लिख देंगे। क्या लिख बनाया हम लोगों ने? लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर किया भाई साहब? देयर इज अ इंक्लाइंड प्लेन, है ना, देयर इज अ इंक्लाइंड प्लेन हमने ड्रा कर दिया, और ये थीटा क्या चीज होती है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ रिपोज, है ना। हियर एंड ऐसा लिख दो, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो यही बनाया अभी तक मैंने, वही लिख दिया। अब क्या किया? सपोज कर लो इस तरह से एक बॉडी है जिसका मास m है, वो इस इंक्लाइंड प्लेन में रखी हुई है, ठीक, यहां रखते हैं। एक बॉडी है जिसका मास m है, वो इस इंक्लाइंड प्लेन में इस तरह से मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। मोशन कैसे है? मोशन इस तरह से है, ये है मोशन की डायरेक्शन। मान लो बॉडी ऊपर की तरफ मूव करनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, जो मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि विदाउट एन एक्सेलरेशन ये मूव कर रही है। तो मान लो मूव कर रही है तो कुछ तो डिस्टेंस कवर किया ही होगा इसने, है ना, कुछ टाइम टी में। थोड़ी देर के बाद ये बॉडी पहुंच जाती है मेरी कहाँ पे? यहाँ पर, ठीक, थोड़ी देर के बाद बॉडी यहाँ पहुंच गई, कुछ डिस्टेंस कवर कर दिया। कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? सेंटर टू सेंटर देखो उसको कितना कवर किया होगा। मान लो कि एस इसने डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? एस इसने डिस्टेंस कवर किया इन टाइम टी। और इस बॉडी का जो मास है ना, मान लो बॉडी का मास जो है ना एम है, क्या है? एम। तो यही बात हम वहां पे लिखने वाले हैं। क्या क्या किया हमने? मैंने कहा कि एक बॉडी है जिसका मास एम है, ठीक है, देयर इज ए बॉडी ऑफ मास एम, ठीक है, देयर इज अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ मूव कर रही है ना, मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि विदाउट एन एक्सेलरेशन मूव कर रही है, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी या विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेटिंग
एक्सेलरेशन नहीं आ रही है कि लगातार वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। तो एक बॉडी है जिसका मास m है, वो अपर डायरेक्शन मूव कर रही है विदाउट एक्सेलरेशन, दैट इज विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, लिख दो, दैट इज विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है जी, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब इसने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा। देखो यार, एक बॉडी अगर ऊपर की तरफ मूव कर रही है, जाहिर सी बात है इसको इस पे फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, ऐसे थोड़ी मूव कर जाएगी। इंक्लाइन प्लेन में अगर ऊपर की तरफ बॉडी मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है फोर्स अप्लाई की है हम लोगों ने, है ना। वो कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करती है उसको इसके बाद लिख देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये देख देते हैं कि बॉडी ने डिस्टेंस मूव किया होगा, तो लिख देते हैं इसको, लेट एस बी द डिस्टेंस, लेट एस बी द डिस्टेंस, let us be the distance covered by body, covered by the body, let us be the distance covered by body in time t। चलो जी, मान लेते हैं कि टाइम t में इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, s डिस्टेंस कवर किया, सही है। यहां तक समझ आ गया ना, कुछ भी नहीं है यार, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ रिपोज थीटा है, एक बॉडी है जिसका मास m है, वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज विदाउट एन एक्सेलरेशन, और चल रही है तो कुछ तो डिस्टेंस कवर किया ही होगा। मान लिया हम लोग वो डिस्टेंस कितना है, एस वो डिस्टेंस है, ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया ना। अब देखो, अब कौन कौन सी फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही होंगी, कौन कौन सी फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही होंगी उसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी फोर्सेस आपको लगता है एक्ट कर रही होंगी। देखो एक तो है हमारे पास वेट mg, ठीक है ना। देखो वेट mg जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये आ गया वेट mg, सही है, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर गया। अब यहां पे लिख देते हैं ना, now the following forces will act on the body, will act on body, सही है। कौन कौन सी फोर्सेस आई, पहली कौन सी आई, द वेट mg एक्ट वर्टिकली, हाँ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, सही है कि वेट mg जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो एक चीज और, अब यहां पर ना एक चीज आपने नोट करनी है कि ये जो वेट mg है तो वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, क्या इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं ना। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ जाएगा ये ठीक, और एक आ जाएगा ये, आ गया है ना। इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ये थीटा एंगल है यहाँ पे, तो क्या नाम है इसका, mg cos थीटा। इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग, mg sin थीटा, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया, एक वर्टिकल कंपोनेंट बन गया ना, ठीक है। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, जो किया वो लिखेंगे, नाउ mg weight mg can be split into two, weight mg can be resolved into its two rectangular components, its two rectangular components, ठीक है। कौन कौन सा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्प्लिट किया इसको, पहला आ गया, हाँ बोलो, हाँ mg cos थीटा, ये कौन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हाँ दिख रहा है ऐसे कि यार ये तो वर्टिकल लग रहा है ना, बट इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना। तो ये सिर्फ देखने का तरीका है कि जो कॉस कंपोनेंट होता है ना वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और जो साइन कंपोनेंट होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो सेकंड है mg sin थीटा, दैट इज अ वर्टिकल कंपोनेंट, सही है। अब दो कंपोनेंट स्प्लिट कर दिया, अब कुछ और भी लग रहा है इस पे, बिल्कुल लग रहा होगा, क्योंकि अगर कुछ और नहीं लग रहा है इसका मतलब नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, तो ये तो घुस जाना चाहिए इस इंक्लाइन प्लेन के अंदर, बट ऐसा नहीं है ना, ये तो नहीं इसके अंदर घुस रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन भी है, एक नॉर्मल रिएक्शन भी है जो इसको बैलेंस कर रहा है। तो ये लो नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन आर बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट है किसके, mg cos थीटा के। नॉर्मल रिएक्शन आर जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये देखो ये वाला प्लेन, ये देखो ये प्लेन है, इसके साथ 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। देखो नॉर्मल का मतलब यहां पे क्या है, नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि इसको बुखार नहीं है, नॉर्मल का मतलब ये होता है 90 डिग्री विद द प्लेन, ये प्लेन इसके साथ 90 डिग्री के साथ कोई वेक्टर ड्रा करेंगे, दैट इज अ नॉर्मल, ठीक है ना। और रिएक्शन इसलिए क्योंकि ये एक्शन का ही एक नतीजा है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब
इट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द प्लेन, जिस प्लेन में भी होगा ये अब इस प्लेन में है, इस प्लेन के अकॉर्डिंगली तो ये 90 डिग्री ऐसे बनाएगा, है ना। तो देखो नॉर्मल डायरेक्शन आर एक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, सही है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इन एडिशन आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि बात सिर्फ पूरी क्लियर हो जाती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सही है ना, यहां तक सही है। नॉर्मल डायरेक्शन आर लिख दो ना साथ में, आर नॉर्मल डायरेक्शन आर, ये एक्ट करके इसके ऊपर, है ना। और कुछ भाई ऐसे थोड़े जाएगा ये ऊपर, हम कहीं ना कहीं तो फोर्स लगा ही रही होंगे तभी जाएगा, ऐसे थोड़ी जाएगा। नीचे की तरफ है ये, ऐसे करके इंक्लाइन प्लेन है, ब्लॉक में कह रहा हूं ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका मतलब तुमने कोई ना कोई तो फोर्स अप्लाई की ही होगी तभी तो जाएगा। तो इसका मतलब, और कहां अप्लाई करोगे फोर्स, यहीं पे अप्लाई करोगे नीचे से, है ना। तो यहां पे इसका मतलब मैंने यहां पे कहीं ना कहीं एक फोर्स अप्लाई की हुई है, इसका नाम रख दे पी। पी क्या चीज है, अप्लाइड फोर्स, वो धक्का जो तुम लगा रहे हो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए, ठीक है। देन इसका मतलब एक फोर्स लग रही है, बिल्कुल लग रही है, कौन सी, लेट पी बी द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, सही है। पी आ गई अप्लाइड फोर्स। लेकिन क्या जब बॉडी पे आप एक फोर्स लगाते हो और बॉडी जब मूव करने लगती है तो क्या उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं आती, बिल्कुल आती है। और उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट टू द मोशन। मोशन कहां है, अपवर्ड, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लग रही होगी, डाउनवर्ड, कहां लग रही होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में यहां ड्रा कर दूं, ये है जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा कौन सी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होने वाली है, तीन टाइप्स होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, ये कौन सी होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, लगातार चल रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, विदाउट एन एक्सेलरेशन चल रही है, तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कौन सी है, ये इट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या है ये, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो लिख दूं यहां पे, लिख दूं, अच्छा जी, तो F इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, F इज द काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, भाई डाउनवर्ड लग रही है ना, एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सही है, सही है, यहां तक समझ आ गया ना। कुछ भी नहीं है यार, ये जो डायग्राम बनाई ना उसी को वहां पे लिखा अंग्रेजी में, है ना, अंग्रेजी का बड़ा चक्कर है। अब करें अगली कहानी। अब देखो क्योंकि हमारा इस तरह का सिनेरियो है इस क्वेश्चन में कि आपने ये जो ब्लॉक मूव किया है ये विदाउट एक्सेलरेशन मूव किया है, ठीक है, एक्सेलरेट नहीं कर रही बॉडी, एक्सेलरेट करके भी हम ऊपर पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होगा ना, उस केस में जितनी भी ताकतें नीचे से लग रही हैं वो ज्यादा होनी चाहिए उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब जो ऊपर वाली ताकतें हैं वो ज्यादा होनी चाहिए नीचे वाली फोर्स से। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसको मूव कर रहे हैं हम लोग को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ जो फोर्सेस हैं वो बराबर है ड्यूरिंग दैट मोशन, ड्यूरिंग दैट मोशन दोनों तरफ जो फोर्सेस थी वो बराबर थी, है ना, तभी तो एक भी बढ़ गई, दोनों बराबर ऐसे करके चल रही है, बराबर बराबर बराबर। अगर ये वाली ज्यादा हुई तो ज्यादा पुश करेगी, ये ज्यादा हुई तो ये ज्यादा पुश करेगी। अगर चल रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस बराबर है, समझ रहे हो बात, बराबर है, ठीक है। अब देखो तो इसका मतलब क्योंकि हमें पता है एज द बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विदाउट एन एक्सेलरेशन, है ना, विदाउट एन एक्सेलरेशन, तो क्या हुआ होगा, इट मींस जो फोर्सेस नीचे की तरफ लग रही हैं और जो फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही हैं वो लगभग लगभग क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो लिखो फिर कौन कौन सी फोर्सेस जो नीचे की तरफ लग रही हैं, बताओ इस तरफ जो जो फोर्सेस हैं, एक एरो मैंने शायद इसमें गलत ड्रा कर दिया, रुको एक काम करते हैं ना, ये धक्का ऊपर लग रहा है ना, इसको यहां करूं ड्रा, अगर ऐसे कर देते हैं, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है इसको ऐसे लिख दूं, यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे लग रही है इसको यहां लिख दूं, क्या ही फर्क पड़ेगा, एरो एक ऐसे दिख जाएंगे ना, ठीक। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है वो बराबर होनी चाहिए जो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है ना। तो ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो पी, बस पी ही है,
और नीचे की तरफ कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक एफ है प्लस mg साइन थीटा है, सही है, यही है ना। देखो ना ऊपर की तरफ फोर्सेस जो लग रही हैं वो कितनी लग रही है, P लग रही है, एक ही लग रही है। नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा mg साइन थीटा भी नीचे की तरफ ही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है ना ये। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए ना, तभी तो हमारा काम चलेगा। अब बैलेंस होंगे तभी ये बॉडी मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में विदाउट एन एक्सेलरेशन, ठीक। अच्छा अब बताओ कि अब हमें देखो P की वैल्यू को निकालने के लिए ना, दैट इज अ फोर्स, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे ये F पता होना चाहिए, है ना। तो बताओ F की वैल्यू कैसे निकालें, नाउ F कैसे निकालेंगे बताओ। F पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन का लॉ पता है ना, क्या वो बोलता है वो, नो एज वी नो दैट, F इज इक्वल टू म्यू आर, आर पता है क्या चीज है, व्हाट इज आर, इट इज mg cos थीटा यार। तो आर किसका बराबर आएगा, mg cos थीटा, सही है। ये वैल्यू डाल दूं यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहाँ डालोगे तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा, नाउ लिख दो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट f इन अब इक्वेशन, तो क्या बना ये P इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या आई, म्यू mg cos थीटा प्लस mg साइन थीटा, सही है। कुछ कॉमन निकलता है क्या, mg कॉमन निकल रहा है, तो काम करें P ऐसे लिख दूं मैं, P इज इक्वल टू mg कॉमन म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा, सही है। ये सब कुछ हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हम लोग क्या निकाल पाए, हम लोग वर्क डन निकाल पाए, है ना। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, बस उसी का सारा खेल था। तो ये फोर्स अप्लाइड फोर्स जो है हम ये तो निकालनी थी हमें, फोर्स कौन सी फोर्स की बात करते हैं वहां पे, अप्लाइड फोर्स की बात करते हैं। तो इसलिए नो वर्क डन किसके बराबर आएगा, वर्क डन अगेंस्ट दैट फ्रिक्शन किसके बराबर आना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्टेंस। व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स मतलब P कितना है वो, mg म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा, और साथ में क्या आएगा S, बस खत्म कहानी इसकी। P निकला मतलब वर्क डन निकला ही है, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स की वैल्यू डाली, डिस्टेंस पता ही है हमें S है, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है।